नमस्कार और प्रणिपात। आज हम कक्षा 11वीं की जो राजनीति विज्ञान की एनसीईआरटी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 11वीं की पॉलिटिकल साइंस, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं या ऐसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण रोल है, तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। ये वे नोट्स हैं जो मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार किए थे और इन्हीं से सफलता भी प्राप्त की थी। तो इनको, जैसा मैंने पहले बताया था, प्रिंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करवा के तो इस वीडियो के रूप में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इस किताब का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है ये। 31 पेज की एक फाइल बनाई गई है और उसी में इस पूरी किताब को पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। संविधान का पहला काम जो है वो ये है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान आप जानते ही हैं, बनाने में भी काफ़ी लंबा समय लगा था और संविधान बनाने वाले जो उस समिति के या सभा के सदस्य थे, काफ़ी मेहनत का काम किया था। तो यदि मोटी मोटी समझ बनाई जाए तो सबसे पहला काम संविधान का ये है कि वो ऐसे बुनियादी नियम या बेसिक नियम का एक ऐसा समूह उपलब्ध करा दे, एक ऐसा सेट अवेलेबल करा दे कि समाज के जो सदस्य हैं उनमें आपसी समन्वय और विश्वास एक मिनिमम लेवल तक बना रह सके। संविधान का दूसरा काम, ये आपसे सेपरेट भी पूछ सकता है। आजकल जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है या स्टाइल है वो उतना आसान नहीं रह गया है जैसा कई वर्षों पहले था। अब थोड़ा चेंज होता जा रहा है। आपसे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में या पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो अपना ऊंचा करना पड़ेगा। जैसे इसी क्वेश्चन में देख ले तो 1 2 3 4 करके इनमें से ये पूछ लेगा कि बताइए संविधान का ये काम है या नहीं है। तो दूसरा काम जो संविधान का है वो ये इस चीज़ को स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास रहेगी। आप जानते ही हैं, आप सरकार का चुनाव करते हैं जो देश को चलाने का काम करती है। तो संविधान ये भी स्पष्ट करता है कि निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की जो पावर है वो किसके पास रहेगी। वास्तव में अंतिम रूप से देखा जाए तो निर्णय लेने की शक्ति खासतौर पर लोकतंत्र में जनता के पास रहती है। तो संविधान यह भी तय करता है कि सरकार को किस प्रकार से निर्मित किया जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, किस तरह से सरकार निर्मित होगी। दूसरा काम संविधान का ये डिसाइड करना है। तीसरा काम जो है वो संविधान का ये है, थर्ड नंबर का, कि वह सरकार अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएं लगाए। सरकार नागरिकों के लिए कुछ कानून बनाती है लेकिन उस पर भी कुछ लिमिटेशन लगाए गए हैं ताकि सरकार अपने जो नियम बनाए गए हैं उनको या सीमाएं लगाई गई हैं उनका उल्लंघन ना करे। नागरिकों को मौलिक अधिकार जैसे दिए गए हैं तो सरकार किसी भी सूरत में उनको ओवर रूल ना करे। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक हैं कि सरकार कभी भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं जैसे कि आप जानते हैं। तो उन कानूनों पर भी कुछ सीमाएं लगाने का काम ये करता है कि सरकार उनको उसका उल्लंघन ना कर पाए। फोर्थ जो पॉइंट है संविधान का काम यह भी है कि वह सरकार को ऐसी कैपेसिटी या क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को या इच्छाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। न्यायपूर्ण समाज वो समाज मान सकते हैं आप जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपना जो अधिकार है वो पूर्ण रूप से प्राप्त हो, उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठाने में वो पूरी तरह से सक्षम हो। तो ऐसी परिस्थितियाँ बनाने का काम भी ये संविधान का फोर्थ कार्य है या चौथा कार्य है। और देशों के एग्जाम्पल यदि हम देखें तो दूसरे देशों के संविधान, जैसे कि साउथ अफ्रीका है, 1996 में संविधान बनाया गया था ये।
और इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो पर्यावरण संरक्षण के विषय में भी कुछ प्रावधान है यहाँ पे। भेदभाव से मुक्ति, प्रत्येक नागरिक बराबर है, आवास की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, ये कुछ बातें उसमें लिखी गई है। और वास्तव में दक्षिण अफ्रीका के संविधान हम देखें तो नागरिकों के लिए काफ़ी व्यापक और पूर्ण संविधान माना जाता है। आप जानते हैं कि रंग भेद की नीति का वहाँ खात्मा किया गया था। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना भी होगा, काफ़ी वर्षों तक जेल में भी रहना पड़ा था उनको। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था करना, और जो गरीब बच्चे हैं उनकी देखभाल और पालन पोषण करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो दो देशों का नाम यहाँ आया है, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया। बी आर अम्बेडकर ने अपने जो बातें थी वो किस तरह से बताई, इसके बारे में देखेंगे। अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का भी रूप देना चाहिए। जो हम ये संविधान बना रहे हैं या जो लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है वो केवल राजनीतिक नहीं होना चाहिए बल्कि सामाजिक भी होना चाहिए। और उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यानी एक दूसरे से मिलजुल कर भाईचारे की भावना के साथ रहना, ये साथ साथ यह संयुक्त रूप से होना चाहिए। मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व साथ साथ होना चाहिए, ना कि पृथक पृथक। पृथक पृथक होता है, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये तीनों बातें साथ साथ चलनी चाहिए, तभी हम राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र का रूप दे पाएंगे। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के कुल 28 सदस्य थे। विभाजन के बाद कांग्रेस के पास 82% सीटें थी। जैसे ही भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान को अलग देश बना दिया गया, तो कांग्रेस के पास जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी अब वो सेपरेट हो गई थी, तो कांग्रेस के पास 82% सीटें बच गई थी। विभाजन से पहले अगर देखा जाए तो 292 प्लस 4 296 ये, और 93 देशी रियासत के जो प्रतिनिधि हैं ये ब्रिटिश भारत से। इसमें 211 प्रांत उनसे लिए गए थे, और 4 जो हैं 292 प्लस 4 जो हैं वो जो उन प्रांतों से लिए गए जिनको मुख्य आयुक्त के प्रांत बोला जाता था। 292 11 स्टेट या 11 गवर्नर के प्रांतों से, और ये जो 4 हैं ये मुख्य आयुक्त के प्रांतों से लिए गए थे। तो 292 प्लस 4 296, इन दोनों को मिलाकर ब्रिटिश भारत बोला जाता था। जबकि जो 93 सीटें थी ये यहाँ जो लिखी गई हैं ये देशी रियासत से संबंधित थी। तो कुल सदस्य मिलाकर 389 हो गए। ये विभाजन से पहले की बात है। 292 प्लस 292 तो हो गए जो भारत के 11 प्रांत थे, जिनमें बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, पंजाब, उड़ीसा या उत्तर पश्चिमी प्रांत, सिंध, असम और एक और मध्य प्रांत से लिए गए थे। तो ये 292 सदस्य तो वहाँ से, उन 11 प्रांतों से जिनका मैंने अभी नाम लिया है। 4 मुख्य आयुक्त के प्रांतों से, जिनमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान शामिल था, और 93 देशी रियासतों के सदस्य इसमें शामिल थे। तो विभाजन से पहले टोटल नंबर ऑफ सदस्य जो हैं वो 389 थे। बाद में जब देश का विभाजन वगैरह हो गया तो 229 तो प्रांतों से बच गए, और ये 70 जो हैं ये देशी रियासतों से। तो अब कुल सदस्य 299 रह गए। ये देख सकते हैं आप, 389 से घटकर ये संख्या विभाजन के बाद 299 रह गई। संविधान जब बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो उस पर 284 सदस्यों ने साइन किए थे। टोटल नंबर पूछ सकता है कि संविधान का जो दस्तावेज बना उस पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर या साइन किए थे। विभिन्न मुद्दों के डिस्कशन के लिए संविधान सभा की कुल 8 मेन कमेटी बनाई गई थी, और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, इतने दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ, और कुल 166 दिनों तक बैठकें हुई। काफ़ी लंबा प्रोसेस चला था, वाद विवाद भी काफ़ी हुआ था। अब ये देख लेते हैं कि भारत के जो संविधान में वो दूसरे देशों से क्या क्या प्रावधान लिए गए थे। आपको कई बार आप सुनते भी होंगे कि भारतीय संविधान जो है
वो उधार का थैला भी बोला जाता है, क्योंकि हमने जो दूसरे देशों के संविधान से उनसे अच्छी अच्छी बातें ग्रहण कर ली थी और कोई मौलिक संविधान बनाने का हमारा कोई विचार नहीं था। तो ब्रिटिश संविधान से जो चीज़ें ली गई वो देखिए क्या क्या थी। ज़्यादातर हिस्सा आप जानते ही हैं ब्रिटिश संविधान से लिया गया था, और 1935 का जो अधिनियम था उसकी बहुत सारी बातें एज इट इज़ ले ली गई थी। तो ब्रिटिश संविधान से जो बातें ली गई थी, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, यानी जिस व्यक्ति के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स हैं वो चुन लिया जाता था। बेशक उसकी परसेंटेज जो है वो अप डाउन रह जाए, लेकिन जिसके सबसे ज़्यादा वोट वो इलेक्शन जीत जाता। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं, और विधायिका के जो अध्यक्ष का पद है उनकी भूमिका, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के जो हेड हैं वे अपॉइंट किए जाते हैं, और कानून निर्माण की विधि कि पहले दोनों सदनों में पास होके फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है विधेयक और फिर कानून बन जाता है। ब्रिटेन में राष्ट्रपति की जगह राजा या जो रानी है वो हेड बनाया जाता है। अमेरिका के संविधान से भी बहुत सारी बातें ली गई हैं, जैसे मौलिक अधिकारों की सूची ली गई है, और सुप्रीम कोर्ट की जो बहुत सारी शक्तियां हैं या न्यायपालिका की स्वतंत्रता वगैरह है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से भी काफ़ी बातें ली गई हैं। आप जानते भी होंगे कि ब्रिटेन, आयरलैंड और स्कॉटलैंड से मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाया जाता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तो आयरलैंड का संविधान जो है उससे नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी थी, उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें आपने पढ़ी थी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। कनाडा के संविधान से भी कुछ बातें ली गई हैं, जैसे एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप, यानी कि केंद्र जो है वो सशक्त सरकार वाला होना चाहिए, और अवशिष्ट शक्तियाँ वे शक्तियाँ हैं जो संघ सूची या राज्य सूची का विषय नहीं है। वे सिद्धांत भी कनाडा के संविधान से लिए गए। याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राजेंद्र प्रसाद ने जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो एक बात कही थी कि अंबेडकर जो हैं वो अस्वस्थ होते हुए भी उन्होंने संविधान सभा में जो कार्य किया वो काफ़ी उल्लेखनीय है। राजेंद्र प्रसाद के ये व्यक्तिगत विचार थे। जब वो संविधान सभा की प्रति उनको भेंट कर रहे थे उस समय ये कथन लिखा गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्वस्थ थे, तब भी उन्होंने संविधान सभा में बहुत उत्साह से काम किया था, ऐसे उनके विचार थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि आज इस समय जो संविधान बनाया गया है इसमें कुछ नया हो सकता है या नया ऐड हो सकता है, तो वो सिर्फ ये है कि इसमें कुछ ऐसे ही परिवर्तन किए जाएं जो इसकी कमियों को दूर कर दें। यानी कि जो संविधान उन्होंने बनाया था उसमें अगर कुछ नया करना चाहते हैं हम भविष्य में, तो वो वही है कि कुछ ऐसे परिवर्तन ही किए जाए जो इस संविधान की कमियों को दूर कर सके, ऐसा उन्होंने बोला था। उन्नीस में एशियाई खेल हुए थे भारत में, और ठेकेदारों ने निर्माण कार्य के लिए गरीब मजदूरों को काम पर लगा दिया और बहुत ही दयनीय दशा उनकी दिखाई गई थी। तो यहाँ शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है उसके उल्लंघन का भी मामला उठा था। एशियाई खेल हुए थे, याद रखेंगे आप, 1982 में भारत में। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है मैंने आपको बताया था 1996 में लागू हुआ था। काफ़ी लंबा संघर्ष चला था इस देश में। श्वेत और जो अश्वेत का जो मुद्दा था वो बहुत लंबा और संघर्ष का समय था इस देश के लिए। यह संविधान जो है नागरिकों को संभवतः सर्वाधिक व्यापक अधिकार देता है। आपने पर्यावरण के, आवास के, स्वतंत्रता के जो अधिकार पढ़े थे वो काफ़ी व्यापक रूप से इस संविधान में शामिल किए गए थे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है कि आरक्षण जो है, रिजर्वेशन जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। अगर राज्य चाहता है कि कुछ लोगों को
विशेष अधिकार दिए जाएं तो इससे समानता के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता है, ऐसा अनुच्छेद 16 में लिखा गया है उसके सब पार्ट 4 में। निवारक जो नज़रबंदी है, मतलब किसी व्यक्ति को इस बात के लिए भी नज़रबंद किया जा सकता है कि भविष्य में वो कुछ ऐसी घटनाएं या ऐसे कार्य में सम्मिलित हो सकता है जो देश की संप्रभुता या सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकती हैं। तो निवारक नज़रबंदी का भी कानून है। यह अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है। फिर मामले को समीक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड के पास भेजा जाता है कि ये टाइम पीरियड इतना ही रहे या इसको बढ़ाया घटाया कुछ इसलिए वहाँ पहुँचाया जाता है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो इन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। ये संविधान की आलोचना की थी, उसके बारे में सोमनाथ लाडी के विचार थे ये कि जैसे ही कोई अनुच्छेद है और ये वापस शब्द है वापस ले लेता है, कि जैसे ही कोई अधिकार दिया जाता है उसके बाद एक और अनुच्छेद है कि उन अधिकारों को वो अनुच्छेद पूरी तरह से वापस ले लेता है। ऐसा उन्होंने बताया था कि बहुत सारे नियम कानूनों से इन अधिकारों को बांधा गया है। सरदार हुकुम सिंह, ये जो आप विचार सुन रहे हैं ये संविधान सभा के सदस्यों से संबंधित उन्होंने जो टिप्पणियां की, जो विचार दिए वे हैं। सरदार हुकुम सिंह ने क्या कहा, बहुसंख्यक जो लोग हैं, मेजॉरिटी में जो लोग हैं, उनके ऊपर एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो ये बात ज़रूर देखें कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वे देश में सुरक्षित महसूस करें। मतलब उनकी जिम्मेदारी है, बहुसंख्यक लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यक लोग यहाँ सुरक्षित महसूस करें। किसी भी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। आगे संविधान में कुछ रिट दी गई हैं, वे एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। 5 प्रकार की रिट का प्रावधान है। सबसे पहली है, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है, इसके द्वारा न्यायालय किसी आदमी को यदि गिरफ्तार किया गया है तो अपने सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है, और यदि गिरफ्तारी का जो तरीका है या कारण है गैर कानूनी या असंतोषजनक होता है तो न्यायालय फिर उसको बरी करने का या छोड़ देने का भी आदेश पारित कर सकता है। ये पहली रिट थी कि शरीर को हाजिर करो, जो जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है उसे हमारे सामने लेकर आओ। दूसरी रिट जो है वो परमादेश की है। ये आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को ऐसा लगता है कि सार्वजनिक पद पर कोई अधिकारी है, वो अपने कानूनी और जो उसके संविधान के दायित्व उसके दिए गए हैं उनका पालन नहीं कर रहा है, या किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार इस बात से प्रभावित हो रहा है, तो कोर्ट ये आदेश देता है कि अपने आप जो कर्तव्य आपके दिए गए हैं उनका पालन कीजिए। दूसरे नंबर की रिट है। तीसरी है निषेध। जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर लेती है या उसको ओवर रूल कर लेती है, किसी मुकदमे की सुनवाई कर रही है, तो ऊपर की जो अदालतें हैं जैसे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, तो वे उसको ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध यानी कि रोकने का आदेश जारी कर देते हैं। निचली अदालत के खिलाफ ये निषेध लिखा गया है, कोड वर्ड बनाया गया था ताकि याद रह जाए। उसके बाद अगली है अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को ये लगता है कि कोई आदमी ऐसे पोस्ट पर अपॉइंट हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार या हक नहीं है, तो कोर्ट क्या करता है, अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उसको उस पोस्ट पे कार्य करने से रोक देता है कि किस अधिकार से वो इस पोस्ट पर अपॉइंट हो गया है। आप ध्यान रखेंगे, भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही रिट जारी करने का अधिकार है। याद रखेंगे आप, कई बार एमसीक्यू में पूछ भी लेता है, तो बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, केवल सुप्रीम कोर्ट पे टिक कराते हैं, लेकिन दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही रिट जारी करने का अधिकार है। लास्ट है उत्प्रेक्षण की जो रिट है। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता जिसका उसको राइट ही नहीं है, तो न्यायालय उसके समक्ष जो विचाराधीन मामले हैं उसको लेकर उत्प्रेक्षण द्वारा ऊपर की अदालत में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं।
निचली अदालत सरकारी अधिकारी बिना किसी अधिकार के जब कार्य करते हैं तो न्यायालय उस मामले को ऊपर की अदालत में या ऊपर के अधिकारी को हस्तांतरित कर देते हैं। पांचों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भारत के जो संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में, उनकी चर्चा देख लेते हैं थोड़ी। टोटल जैसा कि आप जानते हैं कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का भी जो अधिकार है वो दिया गया है। ये देखें एक एक करके इनके बारे में। मेरी यहाँ पर आपको ये सलाह होगी कि आप इनके अनुच्छेद भी याद करें, क्योंकि कई बार अनुच्छेद भी पूछ लेता है। तो संविधान का भाग 3 और जो अनुच्छेद है 12 से 35 तक इनकी चर्चा की गई है। सबसे पहले है समानता का अधिकार है, और यदि इसका अनुच्छेद की बात करें तो 14 से लेके 18 तक, इसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समानता रखी जाएगी, रोजगार में अवसर की समानता, छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत। दूसरा जो है स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के प्रावधान उसमें किए गए हैं। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप भाषण दे सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर सकते हैं, भारत के किसी हिस्से में आ जा सकते हैं, कोई भी व्यापार या पेशा चुनने की स्वतंत्रता है आपको। और अपराधियों के संबंध में दोष सिद्धि के संरक्षण के संबंध में भी कुछ प्रावधान है। जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 भी इसमें शामिल है, और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में ये अनुच्छेद 20 का हिस्सा है। फिर शिक्षा का अधिकार है, और अभियुक्त और जो सजा पाए लोग हैं उनके भी अधिकारों के बारे में इसमें लिखा गया है। उसके बाद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 और 24 अनुच्छेद में है, जिसमें मानव के दुर्व्यापार या बंध व मजदूरी या जोखिम वाले जो कामकाज हैं उनमें बच्चों से मजदूरी ना कराई जाए, वे बातें इसमें रखी गई हैं। 4th नंबर पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसमें बातें शामिल की गई हैं कि अपनी प्रार्थना या आस्था की आज़ादी है, लोगों को धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर की अदायगी की स्वतंत्रता है, और कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की भी स्वतंत्रता। उसके बाद जो 5वां नंबर का है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। इसमें आप देखेंगे कि 2-3 तरह की बातें लिखी हुई हैं। इसमें अनुच्छेद 29 और 30, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जाता है कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं अपनी भाषा संस्कृति के संरक्षण का उनको अधिकार है, और उनको अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करने का भी अधिकार है। और लास्ट में ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या इसको आत्मा या संविधान की आत्मा या हृदय भी बोला जाता है। इसमें मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोर्ट में जाने का अधिकार, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात देखेंगे आप कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। 6 के 6 याद रखेंगे, ये 6ठे नंबर का था। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसका गठन 1993 में किया गया था, मानवाधिकारों का जो उल्लंघन है उसके बारे में नज़र रखता है, उनका पूर्ण पालन हो। जो यूएन में मानवाधिकारों का जो चार्टर बनाया गया है उससे संबंधित बातें भी लागू करवाने का इसका कार्य रहता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्व न्यायाधीश और एक हाई कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश और मानवाधिकारों का ज्ञान रखने वाले 2 सदस्य भी शामिल किए जाते हैं। कई संस्थाएं हैं जो इस फील्ड में सक्रिय रहती हैं, ये उनके नाम दिए गए हैं। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। इसमें जो मानवाधिकार वाला मामला है
इसमें समय समय पर कुछ संशोधन आते रहते हैं, तो ये ज़रूर आप करंट अफेयर से रिलेटेड करके आप फैक्ट जो हैं वो याद करके जाएंगे पेपर से पहले, क्योंकि जो आयोग वगैरह बनाए गए हैं समय समय पर उनको रिवाइज कर दिया जाता है या कंडीशन रिवाइज कर दी जाती है। तो ये आप करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल लेटेस्ट वाला पढ़ के जाएंगे। आगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है। इनको देखने से संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आपको आभास होगा। अनेक जमींदारी उन्मूलन के कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री अधिनियम, SC और ST उन्नयन के लिए जो आरक्षण है, और मिड डे मील, काम का अधिकार, ग्राम पंचायत आदि सरकार के इन्हीं प्रयासों को दिखाते हैं। ये जैसा कि भारत की कल्पना का आभास होता है इनको देखने से, और सरकार जो प्रयास कर रही है, ये ऊपर जैसे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, ये सरकार के इन्हीं प्रयासों को, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए आप ये सरकार के एफर्ट देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो वाद योग्य नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार आपने ऊपर पढ़ा था, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, आप उनके लिए आपका उल्लंघन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इनको लागू करवाने के लिए न्यायपालिका में नहीं जा सकते हैं। याद रखेंगे, दोनों में अंतर की बात होगी ये कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अब ये देखिए, एक चित्र दिया गया था NCERT में, क्या क्या नीति निर्देशक तत्व है। इनका जो उद्देश्य है वो लोगों का कल्याण करना है, सामाजिक और राजनीतिक न्याय लोगों को दिलाना है, जीवन स्तर उनका ऊंचा उठे, और संसाधनों का जो संकेंद्रण है वो एक जगह पर ना रहे, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। वास्तव में ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद, जैसे संविधान का भाग 4, और इनका जो अनुच्छेद है वो 36 से लेकर 51 तक है। ये जो बातें यहाँ लिखी गई हैं ये उन्हीं का हिस्सा हैं कि किस अनुच्छेद में क्या बताया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 39 है कि समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाए। अनुच्छेद जो 40 है वो ग्राम पंचायतों के विषय में जानकारी देता है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाए। और 41 जो है वो कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि कुछ दशाओं में नागरिकों को काम का या शिक्षा पाने का, जन सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे ही 44 है, एक समान सिविल संहिता का जिक्र उसमें किया गया है। अनुच्छेद जो 48 है उसमें भी कृषि और पशुपालन की बात की गई है। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का और न्यायपालिका का पृथक्करण की बात की गई है। ऐसे ही अनुच्छेद 51 जो है वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का राज्य जो है वो प्रयत्न करेगा या उसका कर्तव्य होगा। तो वही बातें, नीतियाँ जो हैं, समान नागरिक संहिता बता चुका मैं, मद्यपान निषेध का भी प्रावधान है, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, उपयोगी जो पशु हैं उनका संरक्षण किया जाए, ये भी अनुच्छेद 39 का हिस्सा, अनुच्छेद 48 का हिस्सा है। ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, अनुच्छेद 40। ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है, पर्याप्त जीवन यापन का, पुरुष और महिलाओं को समान काम की समान मजदूरी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम पाने का अधिकार, और 6 से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है उसमें देख रेख और शिक्षा दी जाए, ऐसा कहा गया है। याद रखेंगे, आयरलैंड से लिए गए हैं, वहाँ से प्रेरित हैं, और न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी कि आप इनको लागू कराने के लिए कोर्ट जाने का आपके पास राइट वगैरह नहीं दे रखा है। एक कथन में भारत के बताया गया था 30 लाख लोग बेघर हैं और 5% के पास रात में सोने के लिए भी जगह नहीं है। ज्योतिबा फूले 1827 से 1890, इनकी जो रचनाएं हैं उनमें हमें सर्वप्रथम ये विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही बातें शामिल की जाती हैं। ज्योतिबा फूले ने यह बात कही थी कि अधिकारों की यदि आप बात करते हैं तो उसमें स्वतंत्रता और समानता दोनों ही बातें इसमें शामिल है।
बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं। ग्राम सभाएं जो हैं वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण हैं। कई बार पूछ लिया जाता है ये भी। भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके जो प्रोजेक्ट हैं जैसे एस प्रोजेक्ट है, समय समय पर ये जब भी इलेक्शन वगैरह होते हैं तो नई नई बातें या प्रोजेक्ट इनके निकल के सामने आते हैं। ऐसा ही इलेक्टोरल नॉलेज नेटवर्क है और इनकी ये वेबसाइट दे रखी है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं। 1984 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, 543 में से 415 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। ये कुल सीटों का 80% से भी अधिक है और वोट जो शेयर है वो 48% है। एक बात और आप ध्यान से देखेंगे, वोट शेयर 48% है और सीटों का कुल जो सीटें उन्होंने जीती वो 80% से भी अधिक है। तो इन बातों में कोई समानता होना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतनी सीटें तो आपका वोट शेयर भी इतना होना चाहिए, ये बात कोई भी ज़रूरी नहीं है। जो सबसे आगे है वही जीते, ये प्रणाली है भारत में। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहा जाता है। इजराइल में या दूसरे देशों में क्या होता है, ये देखिए कि मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं जिस अनुपात में उनको वोटों का हिस्सा मिलता है। भारत में ऐसी बात नहीं थी, ऊपर मैंने दिखाया था। वोटों का जो परसेंटेज है और सीटों का जो परसेंटेज है वो अलग अलग यहाँ हो सकता है, लेकिन इजराइल में जब काउंटिंग पूरी हो जाती है तो हर एक जो पार्टी इलेक्शन में भाग ले रही थी उसको संसद में उसी रेशो में सीट दे दी जाती हैं जिस रेशो में उनको वोट मिले हैं। तजमुल हुसैन ने क्या कहा था, पृथक निर्वाचक मंडल जो व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप रही है और देश के लिए अपूरणीय क्षति के समान है। इसीलिए मुस्लिमों का जो आरक्षण है उस पर विचार ना किया जाए। बहुत सारा वाद विवाद हुआ था इस विषय पर भी संविधान सभा में। जयपाल सिंह ने आदिवासी लोगों की हिमायत करते हुए क्या कहा था कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत पूरे भारत में आदिवासियों की स्थिति उन्होंने बताई कि सभी विधानसभाओं में जो संख्या 1584 बनती है, इतने मेंबर हैं, लेकिन उनमें से केवल 24 विधायक ही आदिवासी थे, 1584 में से 24, और केंद्र में तो उनका एक भी प्रतिनिधि नहीं था। 1989 में वयस्क मताधिकार की उम्र 1989 तक 21 वर्ष थी और उसके बाद इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां जो संविधान संशोधन था वो इसी विषय के बारे में लाया गया था। जो उम्र थी वयस्क मताधिकार की वोट डालने की वो 21 वर्ष थी पहले, फिर इसको घटाकर 61वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे आप, ये आयु जो है वो 18 वर्ष कर दी गई। निर्वाचन आयोग भी 1989 तक एक सदस्य था उसमें, और 1989 के आम चुनाव से पहले इसमें 3 मेंबर बना दिए गए टोटल। जब चुनाव खत्म हो गया 1989 का, उसके बाद पुनः इसको एक सदस्यीय फिर से बना दिया गया। पहले एक ही सदस्य था, 1989 के आम चुनाव से पहले 3 सदस्य हो गए। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ फिर एक सदस्य हो गया, और 1993 में दोबारा 2 नई नियुक्ति कर दी गई, 1+2, फिर से बहुसदस्यीय यानी कि 3 सदस्यीय बना दिया गया। ये देखिए अब फिर से 3 सदस्य है, और वर्तमान में भी 3 ही सदस्य चल रहे हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो शक्तियां हैं वो विशेष नहीं है, मतलब उन्हीं के समान है जो अन्य चुनाव आयुक्त के को शक्तियां हैं, ऐसी ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शक्तियां हैं। कई बार इस विषय पर बहस या वाद विवाद किया जाता है। सभी मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दोनों सदस्यों के विशेष बहुमत से, दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा है, दोनों सदनों के विशेष बहुमत से राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया भी जा सकता है। अब विशेष बहुमत एक वर्ड का जिक्र आया है, तो वो क्या होता है, जो वहाँ पर प्रेजेंट है या लोग जितने उपस्थित हैं और मतदान देने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत। एक बात तो ये है, और दूसरी बात इसमें क्या शामिल की जाती है, सदस्य
कि कुल सदस्य संख्या का भी साधारण बहुमत होना चाहिए। एक तो वे लोग जो वहाँ प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत हो, और दूसरी कंडीशन क्या है विशेष बहुमत के लिए कि सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका भी साधारण बहुमत होना चाहिए। मान लिया कुल सदस्य संख्या मान लिया 500 है, तो इसका भी साधारण बहुमत होना चाहिए, यानी कि आधा कर दो और उसमें एक ऐड कर दें, ये बहुमत भी साधारण बहुमत बोला जाता है, ये भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन होंगी तो वो विशेष बहुमत होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में एक बात और लिखी गई है, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये स्वीप की जो फुल फॉर्म है वो दी गई है। और एक ELEC, दोनों निर्वाचन आयोग से संबंधित है, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब। अभी जैसे इलेक्शन चल रहे हैं तो नई नई बातें इसके बारे में भी निकल के सामने आती है, लोगों में मतदान की जागरूकता बढ़े इसलिए नई नई नीतियाँ और उपाय लागू किए जाते हैं। आगे कहता है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 है वो क्या प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति प्रदान नहीं की है, लेकिन उसके पद को हमने प्रभुतापूर्ण और गरिमामय यानी सम्मान का पद बनाया गया है। अगला है राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बताया गया है कि वो धन विधेयकों के मामले में इसका प्रयोग नहीं कर सकता है और स्वीकृति में विलंब भी नहीं कर सकता। इस मामले में एक पोस्ट ऑफिस संशोधन अधिनियम था, उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, तो उन्होंने कोई निर्णय इस बारे में नहीं लिया। 1986 का ये विधेयक था, उनका कार्यकाल फिर समाप्त हो गया। उसके बाद नए राष्ट्रपति आगे वेंकट रमन, उन्होंने इस विधेयक को, ये जो पोस्ट ऑफिस वाला था, इसको संसद के लिए पुनर्विचार के लिए इनको लौटा दिया। लेकिन तब तक क्या हुआ, वहाँ भी नई सरकार आ गई थी, 1989 में नई सरकार बन गई और उसने यह विधेयक संसद में प्रस्तुत ही नहीं किया, इसलिए ये पूरा नहीं हो पाया। एक और वीटो होता है राष्ट्रपति का, पॉकेट वीटो इसको बोलते हैं, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख ले, मतलब ना रिजेक्ट करे और ना उसको वापस लौटाए, लंबे समय के लिए या अपने पास उसको लंबित रख ले या सुरक्षित रख ले, कोई जवाब ना दे, तो उसको पॉकेट वीटो बोला जाता है। फ़खरुद्दीन अली अहमद की डेथ के बाद BD जत्ती जब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया उन्होंने, जब तक नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया था, ऐसा प्रावधान भी है। बेगम एजाज रसूल के जो विचार थे वे ये थे कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि प्रांतों के लिए वो जो स्विस सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, ऐसा लागू कर देना चाहिए, जिसमें क्या होता है विधायिका कार्यपालिका को निश्चित समय के लिए चुनती है। उन्होंने कहा था कि प्रांतों के लिए ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो स्विस प्रणाली में होता है, कि उसमें क्या होता है कि विधायिका कार्यपालिका को निश्चित समय के लिए चुनती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य की संख्या विधानसभा और लोकसभा में कुल सदस्य संख्या जो है उसके 15% से अधिक मंत्री नहीं अपॉइंट किए जा सकते हैं। यानी विधानसभा में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर हैं उसके 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। ऐसे ही लोकसभा में जितनी सदस्य संख्या है उसके 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। ये 91वां संविधान संशोधन था 2003 वाला। जर्मनी की जो विधायिका है वो द्विसदनात्मक है, 2 सदन उसमें, और इन सदनों को एक को बुंदेसटैग यानी कि फेडरल असेंबली और दूसरे को बुंदेसरैट बोला जाता है, फेडरल काउंसिल। असेंबली जो फेडरल असेंबली है उसका चुनाव प्रत्यक्ष समानुपातिक प्रतिनिधित्व से 4 वर्ष के लिए किया जाता है, और जो 16 संघीय राज्य हैं काउंसिल में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। 69 सीटें हैं जो जनसंख्या के अनुपात में यहाँ बांट दी जाती है। जर्मनी के बारे में बताया गया है कैसे कैसे असेंबली और काउंसिल वहाँ बनाई गई है। 1971 की जनसंख्या के अनुसार लोकसभा की 543 सीटें निश्चित की गई थी। अब विधेयकों के बारे में कुछ बताया गया कि कैसे कैसे विधेयक हो सकते हैं।
एक सरकारी विधेयक हो सकता है, सरकारी और निजी सदस्यों के विधेयक हो सकता है, पहला नंबर। दूसरा वित्त और गैर वित्त, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल की बात कर रहा है। और तीसरा है सामान्य विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। संविधान में यहाँ पर कुछ संसदीय समितियाँ भी बनाई गई हैं, उनको भी लघु विधायिका उनकी भूमिका के कारण पुकारा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 109 प्रावधान करता है कि जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। शून्यकाल, ये आप जानते हैं, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये जब सेशन होता है संसद का, उसमें जो समय की अवधि है वो इस प्रकार डिसाइड की गई, उनके नाम रखे गए हैं। जब शून्यकाल होता है उसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, शून्यकाल में जो मुद्दे उठाए जाएंगे। 1983 में भारत की संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई और ऐसी 20 स्थायी सदस्यों को समितियों को बनाया गया है। इनके अतिरिक्त कामकाज चलाने के लिए या विचार विमर्श करने के लिए संयुक्त संसदीय समितियों का भी महत्वपूर्ण रोल है भारतीय संसद में। एन.वी. गाडगिल ने क्या कहा, विधायिका की प्रकृति ऐसी है कि उस पर केवल प्रक्रिया प्रोसेस संबंधी बंधन है, वस्तुतः या सार्थः उस पर कोई ऐसा बंधन विशेष तौर पर नहीं लगाया गया है और संसद या विधायिका की कोई भी मतलब संप्रभुता की कोई सीमा नहीं बांधी गई है, उनको पूरी स्वतंत्रता दी गई है। दल बदल कानून जो है वो 1985 में आया, जो 1952 का 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 का, वो दल बदल से संबंधित है। उसमें उसके नियम कानून बताए गए हैं। अभी जो आज के समय में देखते हैं आप, दल बदल आजकल भी चर्चा में, न्यूज़ में रहता है। 91वें संविधान संशोधन से भी इसमें कुछ सुधार किए गए थे और जो लोकसभा का अध्यक्ष है, दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उसको रहता है। लोकसभा में सदन के अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी वरिष्ठता, सीनियरिटी की बात आई है कि सीनियरिटी की जो परंपरा है वो टूट गई 1973 में, जब A.N. राय को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था, जबकि 3 अन्य जो न्यायाधीश थे वो उससे सीनियर लोग थे। 1975 में भी M.H. बेग को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया गया था, H.R. खन्ना की को दरकिनार करते हुए या उनकी सीनियरिटी को दरकिनार करते हुए। उसके ये विवाद बहुत समय तक चलते रहे हैं। कॉलेजियम जो प्रणाली है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश बैठते हैं, उसमें सामूहिकता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। एक बात और बता दें, 1914 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था, लेकिन अगले ही वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उसको निरस्त कर दिया और वापस कॉलेजियम सिस्टम वाला ही पैटर्न सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको अपॉइंट करने के लिए कर दिया गया। वो समिति वहाँ से सिफारिश भेजती है, फिर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। न्यायपालिका नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट और मंत्री परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आपको बताया था मैंने अभी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की सलाह अवश्य माननी चाहिए। देखिए, ये विवाद काफ़ी लंबे समय तक चला था और समय समय पर इनके जो रिवाइज जो रूल हैं वो आते रहे कि जो सलाह है वो कितने न्यायाधीश दें। फिर निकटतम न्यायाधीशों से परामर्श का भी मुद्दा उठा और फिर सलाह राष्ट्रपति माने ना माने, ये बहुत लंबा पैटर्न चला था। इसीलिए ये करंट अफेयर का भी, या जो अभी समसामयिक मुद्दे चल रहे हैं उनका भी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। 1991 में वी रामास्वामी जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको हटाने का एक प्रयास किया गया था। आप महाभियोग के बारे में सुना भी होगा, लेकिन मतदान करने व उपस्थित का 2/3 बहुमत तो मिल गया वहाँ पे जब उनको हटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कुल सदस्य संख्या का आधा समर्थन उनको नहीं मिल पाया। जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे, उपस्थित थे और वोटिंग कर रहे थे,
उनका 2/3 तो मिल गया। एक कंडीशन तो ये थी, आपने ऊपर पढ़ी हुई थी। लेकिन जो दूसरी कंडीशन थी कि टोटल सदस्य जो है सदन के, उनकी आधी संख्या का समर्थन नहीं मिल पाया क्योंकि कांग्रेस ने वोटिंग में भाग नहीं लिया था। इन पर जो आरोप थे वो ये थे, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का मामला और संविधान के जो नियम हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई थी। ये मामला इनके ऊपर बना था, लेकिन फिर ये बीच में ही अटक गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 143 में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति कुछ मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं उनसे सलाह मशवरा कर सकता है, लेकिन बाध्यता का पर्सन किसी तरफ से भी नहीं है। अनुच्छेद 137 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो डिसीजन उसके द्वारा सुनाए दिए गए हैं उन आदेशों का पुनरावलोकन करने की भी शक्ति उसके पास होगी। अनुच्छेद 144 ये कहता है कि भारत भर के राज्य क्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे, मतलब उसके अंडर रहकर कामकाज करेंगे। न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका जिसको PIL बोला जाता है, कई नाम इसके दिए गए थे। सोशल एक्शन लिटिगेशन SAL ये भी इसी का नाम है, या PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 1979 खुद की बजाय दूसरे भी मुकदमे दायर कर सकते थे इसमें, और PN भगवती का नाम इसमें विशेष तौर पर प्रसिद्ध है। और एक और न्यायाधीश थे कृष्ण अय्यर, उनका भी नाम याद रखेंगे, अय्यर और भगवती, इनको इसका प्रवर्तक भी माना जाता है। पहली जो जनहित याचिका थी 1979 में बिहार कैदियों के लिए, उस नारा खातून बनाम बिहार सरकार का जो मामला था, मतलब ये मामला ये था कि जो कैदी लोग हैं वो उतनी सज़ा भी काट चुके हैं जो जो जैसा अपराध उन्होंने किया है, अगर उसकी सुनवाई पूरी हो गई उनको सज़ा दी जाती तो उस अवधि से भी ज़्यादा समय तक वो लोग जेल में पहले ही रह चुके हैं। ये मामला था ये। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, तिहाड़ जेल में जो शारीरिक यातनाएं दी जाती थी वो पत्र द्वारा कैदी ने लिखी थी। बाद में पत्रों के माध्यम से याचिका सुनवाई करने की जो प्रथा थी वो कोर्ट ने बंद कर दी। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस भारत सरकार 1984 का मामला था ये। न्यायाधीश PN भगवती ने गरीबों की समस्याएं और इंसाफ संबंधी एक टिप्पणी बहुत ही पॉपुलर भगवती ने की थी इस पर। उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 226 के तहत, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिट जारी कर सकता है। रिट जारी करने का अधिकार मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी प्राप्त है, और हाई कोर्ट की जो शक्ति है रिट जारी करने की वो अनुच्छेद 226 से वो प्राप्त करता है। सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित करके उसको लागू होने से रोक सकता है। अनुच्छेद 13 में ऐसा प्रावधान है, यदि विधायिका का या संसद का कोई कानून है ऐसा जो गैर संवैधानिक है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को असंवैधानिक या गैर संवैधानिक घोषित करके उसको लागू होने से रोक सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का शब्द है, उसका संविधान में प्रयोग नहीं है, और यह शक्ति केंद्र के साथ साथ जो राज्य कानून बनाते हैं उन पर भी लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो शक्तियां हैं वो न केवल केंद्र सरकार पर बल्कि राज्य सरकार पर भी लागू होती है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान मैं बता चुका हूँ, बहुत ही विस्तृत संविधान है, नागरिकों के लिए बहुत अच्छा संविधान बनाया गया था। उसमें जनहित याचिका को ही मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये देखिए कितना विस्तृत दायरा है इस संविधान का। अय्यर ने न्यायपालिका के काम के बारे में क्या बताया? न्यायपालिका का जो काम है वो संविधान की व्यवस्था करना, बनाए रखना संविधान की व्यवस्था को, और जो अधिकारों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में विवाद चल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं, उनका सॉल्यूशन करना है। इसकी स्वतंत्रता लेकिन बहुत ज़्यादा या अतिवादी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये हुआ
कि एक दूसरे पर कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे पर अंकुश लगाने का काम करें, निरंकुश शक्तियाँ ना हो। 1973 का केशवानंद भारतीय मामला, मौलिक ढांचे का परिवर्तन का सिद्धांत बहुत पॉपुलर है। संविधान के मूल ढांचे का बताया गया था कि संविधान, ये जो संसद है वो संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में जो संविधान की मूल बातें हैं उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इनकी स्थापना इसलिए की गई है कि जो गरीब लोग हैं या जो पीड़ित लोग हैं जो अपनी न्यायिक सहायता के लिए भटकते रहते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया था। और इसीलिए राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भी मनाया जाता है 9 नवंबर को, और ये टोल फ्री नंबर इन्हीं का है। और इसकी जो स्थापना है वो 1995 में स्थापित की गई थी, NALSA, याद रखेंगे आप। एक माशेलकर समिति बनाई गई थी और पूरे देश के ऑटो ईंधन की नीति के बारे में उनसे सुझाव लिए गए थे। अमेरिका के अपोजिट इक्वाडोर में या दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका महाद्वीप के जो देश हैं उनमें क्या प्रावधान है, मतलब यूएस के विपरीत प्रावधान है वहाँ पे। यूएस में और उनमें क्या अंतर है देखेंगे। जिस न्यायाधीश के सामने कोई मुकदमा या अपील आई है उसे अपना फैसला और उसका कानूनी अधिकार लिखित रूप में नहीं देना होता है, मतलब रिटर्न में उसको कुछ नहीं देना होता है। आज एक मामला में कोई फैसला दे दिया, कल उसी मामले में दूसरा फैसला दे दिया जाता है, तो उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है वो ऐसा क्यों कर रहा है। जबकि यूएस में इसके अपोजिट है। इक्वाडोर या किसी साउथ अमेरिका कंट्री में जाएंगे तो जज के सामने आज कोई मामला आया है, उसने कोई डिसीजन वहाँ दे दिया, तो लिखित में नहीं देना होता उसको। आज एक फ़ैसला दिया है, कल उसी मामले पर वो दूसरा फैसला भी दे सकता है, और ऐसा करने के लिए उसको कोई स्पष्टीकरण देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये नए नाम है राज्यों के। मैसूर का नया नाम कर्नाटक हो चुका है, मद्रास को अब तमिलनाडु कहा जाता है। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ बनाया गया था। आप क्रिकेट देखते होंगे तो परिचित भी होंगे। छोटे छोटे द्वीप मिला के समूह बनाया गया। 1962 में इसको भंग भी कर दिया गया। फिर 1973 में फिर से प्रयास हुए चिगुआरामस की संधि से। इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने साझी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और साझी कार्यपालिका को अपना लिया। संधि का नाम याद रखेंगे आप, चिगुआरामस की संधि है। आगे जो पॉइंट दे रखा है वो नाइजीरिया के बारे में दे रखा है। लंबा संघर्ष चला नाइजीरिया में भी। 1914 तक नाइजीरिया उत्तरी और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उनके कब्जे में थे। 1950 में एक इबादान में संवैधानिक सम्मेलन हुआ था और 3 बड़ी जो जातीयता थी नाइजीरिया की, पूर्व में इबो जातीयता थी, पश्चिम में इरोबा लोग थे, उत्तर में हाउस फुलानी थे। इनमें फिर संघर्ष शुरू हो गया और 1979 में यहाँ सैनिक संविधान अपनाया गया, लेकिन फिर भी तनाव जारी रहा। जो रिसोर्सेज थे उनके ऊपर अधिकार की, आधिपत्य की लड़ाई थी। 1999 में लोकतंत्र की बहाली तो होगी, लेकिन ये तनाव फिर भी जारी रहा। इससे ये बात निकल के सामने आई थी कि आपसी समन्वय नहीं है तो विवाद कितने लंबे और कितने भयानक हो सकते हैं। भारतीय संविधान का जो अंग्रेजी संस्करण है उसमें कहीं भी फेडरेशन शब्द का यूज नहीं है, बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत अनुच्छेद 1 जो है वो क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, जिसको इंग्लिश में यूनियन बोला जाता है, वो होगा। और राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट या निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, संसद किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये संसद का अधिकार है। ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं जब केंद्र को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए, लेकिन ऐसा करने से पहले उसको राज्यसभा की अनुमति लेनी जरूरी है। मतलब संसद
राज्य के विषय पर राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है, लेकिन इसके लिए राज्यसभा की अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। एक और चित्र बनाया गया था एनसीईआरटी में। इसमें आप जानते हैं 3 सूचियाँ दी गई हैं, और उसमें क्या है, राज्य, एक तो संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची है, तीसरी समवर्ती सूची है। संघ सूची में वे विषय दिए गए हैं जिन पर फैसला लेने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में वे विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें फैसला लेती हैं, और समवर्ती सूची में दोनों को मिलाकर एक सूची तैयार की गई है। जैसे प्रतिरक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध के, बैंकिंग के मामले, विदेशी व्यापार, मुद्रा के मामले, वे संघ सूची का विषय हैं। और राज्य सूची में कृषि है, पुलिस है, जेल वगैरह का, भूमि, शराब और पशुपालन के मामले इसमें शामिल किए जाते हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा, कृषि, मजदूरी संघ, गोद लेना, विवाह संबंधी, उत्तराधिकार संबंधी मामले इसमें शामिल है। और एक अवशिष्ट शक्तियाँ भी हैं जो केंद्र को दी गई हैं। मतलब इसमें लिखा गया है कि जो विषय इन तीनों में सूचियों में नहीं है वो फिर अवशिष्ट सूची का विषय होंगे, और यहाँ फैसला लेने का अधिकार सिर्फ केंद्रीय विधायिका को होगा। अनुच्छेद 257 सब पार्ट 1 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ के कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न आए। मतलब राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है उसको इस प्रकार से यूज किया जाए कि वो संघ की कार्यपालिका शक्ति के मामले दखलंदाजी या अड़चन पैदा ना करे। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा, मतलब वो निर्देश दे सकते हैं यदि उनको ये आवश्यक प्रतीत हो तो राज्य कार्यपालिका को आदेश दिया जा सकता है भारत सरकार द्वारा। अनुच्छेद 33-34 क्या है? संघ सरकार की शक्ति, आप जानते हैं मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। सैनिक शासन लागू होने पर काफ़ी बढ़ जाती है संघ सरकार की शक्ति। अगर मार्शल लॉ या सैनिक शासन लगा दिया जाता है तो सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम, अफस्पा जिसको आप बोलते हो, वो इसी के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। 1983 में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में सरकारी आयोग बनाया गया था। उसने कई तरह की सिफारिशें दी थी। 1988 में रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की गई कि राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। बहुत सारे और भी प्रावधान केंद्र राज्य संबंधों पर इसमें दिए गए थे। कई आयोग बनाए गए थे, एक पुंछी आयोग भी था, ऐसे ही सरकारी आयोग है। राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक किसी राज्य में लगाया जा सकता है। सबसे पहले केरल में 1959 में लगाया गया था, काफ़ी विवाद भी हुआ था। 1967 तक अनुच्छेद जो 356 है राष्ट्रपति शासन लगाने का, इसका प्रयोग सीमित ही हुआ था, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा प्रयोग भी हुआ, विवाद भी हुए। अभी भी पिछले कुछ घटनाक्रम को देखें तो काफ़ी विवाद इस विषय पर होता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक स्थान बेलगाम को लेकर काफ़ी विवाद हो चुका है। ये सीमा विवाद हैं मणिपुर और नागालैंड का। नर्मदा नदी के जल को लेकर भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों में विवाद बहुत समय से पुराना है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान 371 में किए गए। अनुच्छेद जो 371 है इसमें तकरीबन 12 स्टेट के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 371 से लेकर 371 तक प्रावधान वहाँ किए गए हैं। तेलंगाना, सिक्किम, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कई स्टेटों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। जो सीमावर्ती राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, उनको भी इनमें शामिल किया गया है, जैसे असम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम। स्थानीय स्वशासन की अवधारणा जो है 1882 में जब रिपन यहाँ पर गवर्नर जनरल थे तब इसे लोकल बोर्ड कहा जाता था, मुकामी बोर्ड भी बोलते हैं इसको। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनने के बाद अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत के जो प्रावधान थे वे अस्तित्व में आए। अनंत शयनम अयंगर, इन्होंने क्या कहा था कि लोकतंत्र के हक में गांवों को स्वशासन, यहाँ तक कि स्वायत्तता हासिल करने की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। मतलब उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम गाँव को सुधारने
और लोकतंत्र की जड़ जमाने में समर्थ हो सकें, और ऐसा गांवों को स्वशासन और स्वायत्ता देकर ही किया जा सकता है। रिपन को सज्जन रिपन बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे। आप 1881 का फैक्ट्री अधिनियम, जिसमें महिलाओं और बच्चों के लिए प्रावधान किए गए थे, काफ़ी विवाद भी इसमें हुए थे। इल्बर्ट विल विवाद भी इल्बर्ट विल विवाद क्या था कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया गया था। काफ़ी विवाद भी हुआ था। तो रिपन के जो फैसले थे वे काफ़ी ऐसे फैसले थे जो इस लिहाज से, चाहे आप स्वशासन के हिसाब से या सुधार के लिहाज से, वो अच्छे माने जा सकते हैं। लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल रहा था वो और भी ज़्यादा उग्र और विवादों का रहा था, लेकिन रिपन के काल में ये माना जा सकता है कि कुछ सुधार के कार्य उसने किए थे। 1992 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये ईयर याद रखेंगे आप। पी.के. थुंगन समिति है, 1989 में स्थानीय स्वशासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। समिति की ये भी सिफारिश थी कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पर कराए जाएं। मतलब जो ग्राम पंचायत है और नगर की जो पंचायतें हैं उनके विषय में, स्थानीय स्वशासन के विषय में इस समिति का गठन किया गया था, और चुनाव समय समय पर हों और उनको समुचित कार्यों की सूची तय करने और ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संवैधानिक संशोधन किए जाने चाहिए। ये बात याद रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट बात है। इनको अधिकार धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, और चुनाव जो है वो समय पर ही कराने चाहिए। 1993 में 73वां संशोधन लागू हो गया था। आप जानते भी हैं, पंचायती राज अधिनियम। राज्यों को जरूरी बदलाव हेतु 1 वर्ष का समय भी दिया गया था। पंचायतों को टोटल विषय यहाँ 29 दिए गए थे निर्णय लेने के लिए, कामकाज के लिए, और नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए थे। अनुच्छेद 243 सब पार्ट 6 क्या कहता है? पंचायत शक्ति का विस्तार का उल्लेख है इसमें। पराधिकार के बारे में बताया गया है, उनके उत्तरदायित्व के बारे में। किसी प्रदेश की विधायिका कानून वगैरह बनाकर, और 11वीं अनुसूची में जो दर्ज मामले हैं उनको पंचायत की शक्ति के बारे में, पराधिकार के बारे में प्रावधान कर सकती है या किया जा सकता है। भारत के अनेक प्रदेशों, आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इनको पहले 73वें संविधान के संशोधन के प्रावधानों से अलग रखा गया था, लेकिन 1996 में पैसा अधिनियम आया था, अलग से एक अधिनियम बना और पंचायती राज व्यवस्था के जो प्रावधान के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। 1973 वाले में ये दूर रखे गए थे आदिवासी इलाके, फिर ये नया अधिनियम बनाया गया था, पैसा 1996 बोलते हैं, तब वहाँ भी ये चीज़ें लागू कर दी गई। किसी एरिया को शहरी इलाका बोला जाने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उसमें कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो, 75% जो लोग हैं वो खेती बाड़ी से अलग कामकाज करते हों। मतलब कामकाजी वर्ग होना चाहिए, लेकिन खेती बाड़ी 75% से अलग लोग खेती बाड़ी के काम में शामिल नहीं होने चाहिए। और जनसंख्या घनत्व हो, प्रति वर्ग किलोमीटर 400 लोग होने चाहिए। प्रति वर्ग किलोमीटर 400 लोगों की कंडीशन है। 5,000 की जनसंख्या हो, 75% लोग खेतीबाड़ी से अलग काम करते हों। 2011 की जनगणना हुई थी तो 31% लोग शहरों में रहते थे। भारत में टोटल देखा जाए तो जिला परिषद 600 से भी ज़्यादा हैं। मध्य या प्रखंड स्तरीय जो पंचायत समितियाँ वो 6,000 हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 2,40,000। नगर निकाय 100 से ज़्यादा, नगर पालिका 1,400 से ज़्यादा, नगर पंचायत भी 2,000 से ज़्यादा हैं। कुल 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, 13 लाख महिलाएं। अभी ये आंकड़ा कुछ बदल जाएगा क्योंकि जो नारी वंदन अधिनियम है उसमें भी कुछ प्रावधान नए ऐड किए गए हैं। अनुसूचित जो जाति का कुल जनसंख्या में हिस्सा है 16.2, और अनुसूचित जनजाति का जो हिस्सा है कुल जनसंख्या में 8.2। ये 2011 के आंकड़े हैं, याद रखेंगे आप।
2011 की जनसंख्या क्या गणेंगे। एक लैटिन अमेरिकी देश है बोलिविया। लोकतंत्र के बारे में इसकी बातें, विकेंद्रीयकरण की बातें यानी डिसेंट्रलाइजेशन की बातें, एक सफल उदाहरण है लोकतंत्र का। 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन लो, 314 नगर पालिकाएँ, महापौर जिसको प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल बोला जाता है, नगर पालिका परिषद भी है, मतलब डिसीजन लेने के लिए निचले स्तर तक अधिकार दिए गए हैं। शहरी स्थानीय निकाय को भारत के कुल राजस्व उगाही में उसका जो हिस्सा है वो 0.24% है, लेकिन खर्च जो किया जाता है वो 4% है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं शहरी स्थानीय निकाय जितना राजस्व कलेक्शन कर रहा है वो केवल इतना है, और जितना खर्च किया जा रहा है वो इतना हिस्सा यूज कर रहा हो। सोवियत संघ में 1918, 24, 36, 77 में 4 बार संविधान बदला गया। 1951 में वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन जब खत्म हो गया तो ये रूसी गणराज्य फिर बिखर गया था, और 1993 में एक नया संविधान लागू किया गया था। फ्रांस की क्रांति भी आप जानते हैं 1789 में हुई थी। उसके बाद संविधान बनाया गया 1793 में, पहला क्रांति के बाद पहला संविधान 1793 में। क्रांति का ईयर 1789 याद रखेंगे। ये सेकंड संविधान बनाया गया 1848, तीसरा फिर 1875, फिर चौथा 1946 में, 1958 में, फिर पाँचवा फ्रांसीसी गणतंत्र। 5 बार बनाया गया, ध्यान रखिए। यूएस का संविधान बहुत छोटा भी है और बहुत अच्छा माना जाता है। आज तक उसमें 27 संविधान संशोधन किए गए थे, मतलब संशोधनों की संख्या बहुत कम है। ये हो सकता थोड़ा बढ़ गई हो, आप करंट अफेयर में चेक करेंगे। अनुच्छेद 2, ये भारत के संविधान की बात हो रही है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है, और ऐसा करने के लिए केवल सामान्य कानून की आवश्यकता है, कोई विशेष बहुमत वगैरह पास करने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 3 कहता है संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है, ये उसका अधिकार है। 3 प्रकार की संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। पहला तो केवल सामान्य बहुमत से ही काम चल जाए, और ज़्यादातर संशोधन इसी के दायरे में आते हैं। दूसरा क्या है, दोनों सदनों में अलग अलग और विशेष बहुमत हो। तीसरा एक तरीका और भी है कि विशेष बहुमत तो हो ही सदनों में, और कुल राज्यों की आधी विधायिका की भी मंजूरी जरूरी है, मतलब आधे राज्य भी उस संशोधन के पक्ष में होने चाहिए। यानी कि जो बहुत ही मेजर चीज़ें हैं उसमें ये तीसरे प्रकार के संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन यदि किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए ज़रूर जाएगा, और उसको पुनर्विचार का भी अधिकार नहीं है, मतलब वो लौटाने का अधिकार या पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार उसको नहीं है। 1974 से 76 के बीच में और 2001 से 3 के बीच में केवल 10 संशोधन हुए हैं, लेकिन 1971 से 80 का दशक, 1991 से 90 का दशक, ये जो 2 ऐसे दशक हैं जिसमें मैक्सिमम संशोधन किए गए थे। ये 2 दशक आप जरूर याद रखेंगे, 71 से 80 और 81 से 90 के बीच। 15वां संविधान संशोधन क्या, इसमें क्या प्रावधान था? हाईकोर्ट के जजों की जो आयु थी वो 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी जो सैलरी इंक्रीज करने का संशोधन है वो 54वां था। सर्वाधिक जो विवादास्पद संशोधन रहे 38, 39 और 42, काफ़ी विवाद हुआ था, काफ़ी संशोधन भी किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या चेंजेस किए गए? लोकसभा की अवधि है वो 6 वर्ष कर दी गई थी। न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रस्तावना में परिवर्तित किया गया 7वीं अनुसूची में, और टोटल 53 अनुच्छेदों में परिवर्तित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन याद रखेंगे आप। उसके बाद अगली जब सरकार आई तो उन्होंने 43वां और 44वां संविधान संशोधन किया, और जो ऊपर परिवर्तन किए गए थे 38, 39 और 42 में, अधिकांश ऊपर वाले परिवर्तनों को निरस्त करके वापस से न्यायपालिका कार्यपालिका का संतुलन फिर से स्थापित करने की कोशिश की गई। संविधान की समीक्षा हेतु भी सन 2000 में एक वेंकट चलैया जो सुप्रीम कोर्ट के
जस्टिस थे, रिटायर्ड, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई कि संविधान का जो ढांचा है वो ओवरऑल ठीक प्रकार का है, कोई ऐसी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी नारायण साहू ने क्या कहा था कि भविष्य में ये संविधान, जब ये बन रहा था संविधान सभा की, उस दौरान की बातें हैं कि यहाँ की परिस्थितियों में ये संविधान काम नहीं देगा और धीरे धीरे ठप पड़ जाएगा। जापानी संविधान में 1947 में शांति संविधान इसको कहा जाता है और इसका एक अनुच्छेद है 9। इसमें क्या कहा गया कि जापान के लोग युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए धमकी अथवा बल प्रयोग से सर्वदा दूर रहेंगे। आप जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी की जो त्रासदी हुई थी, उसके बाद ये संविधान में ये अनुच्छेद लिखा गया है, अनुच्छेद 9, कि जापान वैसे भी आज के लिहाज से आप देखें तो बहुत ही शांति प्रिय देश है, उसका कारण ये संविधान में अनुच्छेद भी हो सकता है। के एम पन्नीकर ने क्या कहा था? उदारवाद की दो धाराएं हैं, एक राजा राम मोहन राय से शुरू होती है और दूसरी में स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानाडे, केशव चंद्र सेन जैसे चिंतक शामिल हैं। इन डिफरेंस ऑफ लिबरलिज्म, इस लेख में उन्होंने ऐसा कहा था। फ्रांस और जर्मनी में व्यक्ति भाषाई समुदाय का हिस्सा होता है। भारत में संविधान धर्म को व्यक्ति का सिर्फ निजी मामला नहीं माना जाता। यहाँ पे वहाँ भाषाई समुदाय का बहुत बोलबाला या जोर मान सकते हैं आप, लेकिन यहाँ संविधान सर्वे सर्वा है। और जो धर्म है, वैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला हुआ है, लेकिन किसी और दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हम नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, पारस्परिक निषेध शब्द का अर्थ है धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से पराये, दूर रहेंगे। भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल नाम से 1895 में किया गया था। कुछ मामलों में राज्य की भलाई या स्वास्थ्य के लिए या राज्य के सरोकार के लिए कुछ ऐसे बंधन राज्य द्वारा लगाए जाते हैं कि दूसरों को अपना जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें परेशानी ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ इंडिया अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास था उस समय। आगे नेहरू रिपोर्ट 1928 में लोकसभा में मतदान की आयु 24 बताई गई और यहाँ नागरिकता की इसी अवधारणा की पुष्टि हुई। अंग्रेज ऐसा मानते थे कि भारतीय अपना संविधान बना पाने में सक्षम नहीं है। आप साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद भारतीयों ने इसको चुनौती के रूप में लिया और पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक समिति की अध्यक्षता की थी और एक संविधान बनाने का काम उस समय ही कर दिया गया था। अंग्रेजों को यह जवाब मिल गया था कि भारतीय भी अपना खुद का संविधान बना पाने में सक्षम है। असमतोल संघवाद मतलब कुछ विशेष क्षेत्र को या विशेष राज्यों को कुछ खास दर्जा या खास सुविधाएं देने की बात है। इस अवधारणा को भी भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप परिचित होंगे, उन अनुच्छेदों में जगह देकर असमतोल संघवाद भी अपनाया गया है। ये विशेष दर्जे का अनुच्छेद 371 चर्चा कर चुके हम। 12 स्टेट को 371 से लेके अनुच्छेद 371 से 371 यहाँ तक दर्जे दिए गए हैं। असमतोल का मतलब ये हुआ कि कुछ विशेष राज्यों को आप विशेष दर्जा दे रहे हैं, कुछ राज्यों को आप खास दर्जा दे रहे हैं अन्य के मुकाबले। सरदार पटेल ने क्या कहा? इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक इस नाम की कोई चीज़ नहीं है। भारत में केवल एक ही समुदाय है, भारतीय। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के विषय में जब संविधान बनाया जा रहा था उस समय भी काफ़ी चर्चा, वाद विवाद हुए थे। सरदार पटेल का भी बयान आया था कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जैसी इस देश में कोई चीज़ नहीं है, भारत में केवल एक ही समुदाय है। के हनुमंथैया ने क्या कहा था? हम वीणा या सितार जो संगीत है वो सुनना चाहते थे,
लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी बैंड बज रहा है। ये जो संविधान बनाया गया है संविधान सभा द्वारा, ये गांधी की सोच के अनुरूप संविधान नहीं है। मतलब ये उन्होंने बताया कि ये हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं है। हम तो मधुर संगीत सुनना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी बैंड बज रहा है। गांधी जी ने भी एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और अब इससे जूझने के सिवाय या लड़ने के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए गए। पहला 1948, दूसरा 1951, तीसरा 1959, 1962, 1990 बनाए गए, लेकिन सफल नहीं हुए। 2008 में नेपाल में राजतंत्र को लोगों ने ख़त्म कर दिया और 2015 में फिर से एक नया संविधान लिखा गया और लोकतंत्र वहाँ घोषित कर दिया गया। ये नेपाल की बात हो रही है। अवरोध और संतुलन का कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। मतलब एक बैलेंस बनाकर रखा गया है। कोई भी पक्ष ऐसा नहीं रखा गया है कि दूसरे पर निरंकुश शासन जमा सके। कार्यपालिका न्यायपालिका का भी पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 50 से आप परिचित होंगे। तो यहाँ सब कुछ बैलेंस करके रखा गया है और यही हमारी संविधान की सफलता का सूत्र भी है। एक ऐसा प्रावधान था उस समय जब वाद विवाद चल रहे थे संविधान सभा में, जब संविधान बनाया जा रहा था, तो एक ही ऐसा संविधान का प्रावधान था जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया था। मतलब सभी उस बात पर सहमत थे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब सबको वोटिंग का अधिकार मिलना ही चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू 1946, याद रखेंगे आप। गोपीनाथ बारदोलई हॉस्पिटल असम में है। बहुत पॉपुलर शख्सियत है, असम की बहुत सम्माननीय है। अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है। पुलिस के लिए भी ये आवश्यक है कि यदि कोई अभियुक्त या अपराधी को उन्होंने पकड़ा है तो 24 घंटे के अंदर नज़दीकी जो न्यायाधीश है उसके सामने उसको पेश किया जाए। आरोपी या अभियुक्त के क्या क्या अधिकार हैं अनुच्छेद 20 में दिए गए हैं ये, कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं मिलेगी उसको, और कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं किया जा सकेगा। मतलब पिछले टाइम से उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। आज कोई कानून बनाया है तो वह आज से आगे लागू होगा। पिछला जो उन्होंने कोई अपराध वगैरह किया है उस समय जो कानून थे तो वहीं लागू किए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही या साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा, याद रखेंगे आप। समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व है वो भी 2 प्रकार का होता है। आप एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात सुनते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व भी 2 प्रकार का होता है। कुछ देश हैं जैसे इजराइल या नीदरलैंड है, उसमें पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। पूरे इजराइल को, पूरे नीदरलैंड को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया गया और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव जब होते हैं तो उससे प्राप्त वोटों के अनुपात में ही सीट दे दी जाती हैं। मैंने बताया था भारत में ऐसा ज़रूरी नहीं है। भारत में 80% सीट मिल गई किसी को तो उसको वोटिंग मैंने दिखाया था कि केवल 48% वोट मिले थे, लेकिन यहाँ कि जिसको जितने वोट उसको उसी रेशो में सीट दे दी जाती हैं। एक दूसरा तरीका समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्जेंटीना और पुर्तगाल में भी देखने को मिलता है। उसमें क्या किया जाता है, पूरे देश को कई या बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ये दोनों ही जो तरीके हैं, पहला और दूसरा, अर्जेंटीना पुर्तगाल या इजराइल और नीदरलैंड में जो चलता है, ये यहाँ लोग दोनों ही रूपों में जो वोटर हैं, मतदाता हैं, राजनीतिक दलों को वोट करते हैं, ना कि उनके प्रत्याशियों को। इस तरह के जो वोटिंग कराई जाती है वहाँ राजनीतिक दलों को वोट मिलता है सीधा और उस रेशो में फिर उनको सीटें दे दी जाती हैं। तो एक बात यहाँ की, जो अल्पसंख्यक दल हैं उनको भी कुछ प्रतिनिधित्व मिल जाता है इस व्यवस्था में। राज्यसभा की कुछ शक्तियाँ भी हैं, जैसे उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है और संसद को यदि राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाना है तो ऐसा अधिकार राज्यसभा द्वारा दिया जा सकता है। मतलब राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो राज्यसभा की अनुमति ली जाती है इसमें। तो इसी के साथ इस वीडियो को अब मैं समाप्ति की तरफ ले जाना चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। कुछ छोटी मोटी अगर गलतियाँ भी हुई हैं, जैसे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है या
कोई शब्द लिख रखा है और हो सकता है उसकी ट्रांसलेशन में कुछ बाधा आए, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। मैंने कोशिश की है कि एररलेस किया जाए इसको, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगा। आपसे मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि यदि आपने सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि उस कैंडिडेट तक, तैयारी करने वाले तक ये ज़रूर पहुंचना चाहिए जिसको वास्तव में इसकी ज़रूरत है, और जो बड़ी कोचिंग का या इतने पैसे की जो शिक्षा दी जा रही है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ तक ज़रूर पहुंच जाए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आपका धन्यवाद।